नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था। ठीक है। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। कार्यरित चट्टान है, अपसादी चट्टान है, या अग्नाई चट्टान है, या लेटराइट चट्टान है। तो ये एक तरह का अपसादी चट्टान है। चूना पत्थर एक तरह का अपसादी चट्टान है। चूना पत्थर चूना पत्थर एक तरह का अपसादी चट्टान है। देखो, अपसादी मतलब क्या होती है? अपसादी चट्टान। देखो, अपसादी चट्टान में क्या होती है? वो चट्टान होती है जो वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति वनस्पति और जीव जीव जंतु का जीवाश्म होता है। जीवाश्म होता है। ठीक है, ये होती है अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान में क्या क्या आता है? चूना चूना हो गया, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया। कोयला कोयला हो गया। फिर बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, खनिज तेल, खनिज तेल। क्या है ये सब? क्या है सब? ये सब अपसादी चट्टान है। चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर और खनिज तेल, ये सब क्या है? अपसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है। देखो, अपसादी चट्टान को हम लोग सेडिमेंट्री चट्टान भी कहा जाता है। ग्रेनाइट, जो देखो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नाई चट्टान है। ये जो देख रहे हो ना, अग्नाई चट्टान में एग्जाम्पल आएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट 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 एक बेसाल्ट चट्टान है। ग्रेनाइट बेसाल्ट अग्नाई चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण के आवर्धन को सही दर्शाता है? देखो, एक होती है एम इक्वल टू वन, और एक होती है एम इक्वल टू वन, या वन, या वन। ये देखो, होती है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। और लेकिन एम जो होती है वो लेस देन वन होती है, ऑलवेज लेस देन वन होती है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तो डी होगा? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये होगा बी, 28 के बी। क्यों होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होती है ना, वो ऑलवेज क्या करती है? छोटा, मतलब हमेशा धनात्मक होता है और एक से छोटा होता है। मतलब अवतल दर्पण जो होती है, देखो, अवतल दर्पण जो होगा हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन एक से छोटा होगा। उत्तल दर्पण जो होगा वो बराबर भी होगा, छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अवतल दर्पण होती है, अवतल दर्पण जो होती है, वो हर तरह का इमेज बनाती है। रियल भी बनाती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
इन्वर्टेड भी बनाती है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाती है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जो उत्तल दर्पण होती है, उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय की खोज माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? 1830 में। 1830 में माइकल फैराडे और जोइस हेनरी ने यह सिद्ध किया कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, वो बंद कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल दोनों की घटना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये दो नियम भी दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब जब माध्यम में दाब में कमी की जाती हो। ध्वनि जब अधिक वेग से चलती है जब दाब के साथ कमी हो, नहीं, दाब उप से कोई मतलब नहीं होता, ध्वनि का दाब से कोई लेना देना नहीं। माध्यम में तापमान की वृद्धि कर दी जाती हो या माध्यम में नमी की वृद्धि कर जाती है, बिल्कुल, तो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो, ध्वनि जो होती है ना, अपेक्षाकृत अधिक वेग से जब चलेगा जब माध्यम के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और माध्यम में नमी में वृद्धि हो जाती है। समझ रहे हो ना? मतलब तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि का चाल भी बढ़ जाती है। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के माध्यम की ध्वनि चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है, और माध्यम में आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु का घनत्व कम होने से माध्यम की ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। मतलब दाब को अगर आप घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ध्वनि आपको पता है निर्वात में गमन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोनोबायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? मोनोबायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं बनाते हैं वो पूछ रहा है, तो एथिक ग्लाइकल एथिलिक एसिड ये नहीं बनाते हैं। इसके अलावा थ्री हाइड्रोएसिटिक एसिड और थ्री हाइड्रोपेटिक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोसिन बनाती है और सेलुलस बनाती है, ये नहीं बनाता है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा टफ का क्वेश्चन है। मतलब ना, एथिलिक ग्लाइकल और एथिल मोनोमर बायोडिग्रेडेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। बायोग्रेडेबल क्या होती है? बायोग्रेडेबल वो होती है जो जो सड़ जाए, गल जाए और विषैले ना हो और इन्वायरमेंट के अनुसार हो, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हाल फिलहाल का नियुक्त है धीरेन्द्र ओझा। इसको बनाया गया धीरेन्द्र ओझा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का तहत प्रेस एंड ब्यूरो पीआईबी का प्रेस प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 14। कौन कौन? लिखते हैं, देखो 14 कंपनी अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनी कितने हैं? 14। देखो, कौन कौन से है? अभी तक 15, मतलब 14 को हो चुका है। जैसे अभी है में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कितने हो गए टोटल? 14। 14 है अभी टोटल, सही बात है, 14 है। अगला, अगला है, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अभी देखा जाए तो तमिलनाडु में है, वर्तमान समय में तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। देखो अभी अगर वर्तमान समय में आप देखोगे ना, तो अभी कितने रामसर है? अगर आप देखते हो, मतलब अभी अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो कितने हैं, और बिहार में कितने हैं? बिहार में कितने हैं और कितने हैं ये? ठीक है। हम्म। तो अभी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और अगर अभी इंडिया में कितने हैं, इंडिया में? ठीक है, तो यह हो गया। तो अभी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? फरवरी 2025 तक की बात किया गया है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और अभी वर्तमान में 94 हो चुका है, 94। अभी वर्तमान में 94 हो चुका है। रुको मैं करंट अफेयर से दिखाता हूँ। अभी कितने हो चुके हैं? अभी लेटेस्ट में 94 हो चुके हैं, 94। ठीक है। रामसर साइड अभी लेटेस्ट में रामसर साइड। हम्म। हाँ, अभी तक अभी 94 दिख रहा है, 94। तो अभी 94 रामसर साइड है टोटल। ठीक है। अभी भारत में टोटल अभी 94 हो चुके हैं लेटेस्ट में, लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा अभी है बिहार। अभी बिहार में कितने हैं? बिहार में हाल फिलहाल में बिहार में कितने हैं? तो बिहार में अभी मतलब टोटल अभी देखा जाए ना तो 94 है। लेकिन बिहार में कितने हैं? तो बिहार में अभी बेगूसराय में है। देखो अभी बिहार में अगर देखा जाए तो कांवर झील है, कांवर तार झील। फिर हो गया नग्गी बर्ड सेंचुरी जमुई में है। फिर नकटी जमुई में है। उदयपुर झील बेस चौपारण में है। फिर गोकुल जलाशय बक्सर में है। फिर गोयम कुल कटिहार में है। तो लगभग छह, अभी छह हो चुकी है। कौन कौन सा बिहार के परिफेंस में अगर हम लोग बात करें, तो बिहार में एक है कावर, कावर, कावर ताल झील, ताल झील, कावर ताल झील कहाँ पे है? बेगूसराय। बेगूसराय। ठीक है, कावर ताल झील। दूसरा है नागी नागी बर्ड सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी, ये है जमुई में, नागी बर्ड सेंचुरी। फिर है नकटी, नकटी, नकटी बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी ये है जमुई में। ठीक है। फिर है उदयपुर, उदयपुर
उदयपुर झील। उदयपुर झील है, ये है वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। फिर है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय है बक्सर में। बक्सर में। तो ये भी बिहार का है। कांवर ताल झील, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, उदयपुर झील। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण है। उदयपुर झील कहाँ है? उदयपुर झील है वेस्ट चंपारण में। और गोकुल जलाशय है बक्सर में। तो ये 6 हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। नदी, नदी के डेल्टा भाग किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो मैंग्रोव, मैंग्रोव मिलते हैं, ठीक है। नदी के जो डेल्टा वाले भाग होते हैं ना, उसमें मैंग्रोव मिलते हैं। अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार क्षेत्र, असम का ऊपरी भाग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होते हैं। जो असम के ऊपरी वाले भाग है, वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां व्यापारिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंग्रोव वन अधिकतम भाग पश्चिम बंगाल में है। और अगर देखा जाए, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है, ये तो सबको जानते हो। अगला, वर्तमान वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो मूल अधिकार रखा गया है भाग 3 में। 12 से 35। मूल अधिकार को 12 से 35 रखा गया है, ठीक है। 12 से 35, ठीक है। आगे कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगा, जो 343 की बात किया गया है। 343 में ये बातें कही गई है। 343 में, ठीक है। 343 में कही गई है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 के है। 343 में ही बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। संविधान के 120, देखो ये जो है ना 51 जो है ना, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया है। ये है बजट, और ये 280 है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो देखो, और भी अनुच्छेद है, जैसे 351, 351, अनुच्छेद 351 तक। देखो आपको समझाता हूँ। देखो, जो 343 है, 343 क्या बोला गया है? 343 बोला गया है संघ की, संघ संघ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक आधिकारिक भाषा, भाषा की बात किया गया है। और भी कौन सा आधिकारिक भाषा होगा? हिंदी। हिंदी होगा, हिंदी होगा, हिंदी होगा, जो देवनागरी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी होगा, ठीक है। और 345 जो है ना, 345 जो है, देखो, ये तो हो गया 343। 344 आधिकारिक भाषा का आयोग और संसदीय समिति। मतलब 344 में बोला गया है, 344 में बोला गया है, 344 में बोला गया है कि राष्ट्रपति आधिकारिक भाषा का आयोग बनाते हैं। मतलब 344 के तहत, 344 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाते हैं। ऑफिशियल 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 लैंग्वेज लैंग्वेज कमीशन कमीशन
बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर। ये मतलब राष्ट्रपति चाहेगा ना तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना सकता है 344 के तहत, ठीक है। मतलब आयोग केंद्र और राज्य में भाषा का जो उपयोग संबंधित सलाह देते हैं वो बना सकता है। को 345 में कहा गया है, जिस तरह से 343 में है उसी तरीका से राज्य की आधिकारिक भाषा होगा। जितने भी स्टेट है ना, राज्य की आधिकारिक भाषा होगा। राज्य की आधिकारिक भाषा होगा राज्य की, जिस तरह से केंद्र में है। देखो, राज्य अपनी एक या अधिक आधिकारिक भाषा स्वयं चुन सकता है। ये चुनने का पूरा पावर दिया गया है। चुन सकता है अपने अनुसार, लेकिन इंग्लिश चाहे तो कार्य के लिए जारी रख सकता है, ठीक है। 346। देखो, 348 जो है, 348 जो है, 348 जो है, 348 वो है उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एक आधिकारिक भाषा होगा। इंग्लिश न्यायालय के मतलब अंग्रेजी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होगा। इंग्लिश, इंग्लिश है, इंग्लिश में। देखते हो ना, हाई कोर्ट में सब चीज इंग्लिश में होती है। इंग्लिश ही होगा उसका। मतलब कानूनी अध्यादेश विधेयक सब अंग्रेजी में ही मतलब उसको प्रकाशित किया जाएगा। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि इंग्लिश में गलती सलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है, और बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज पड़ता है ना, इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का 348 का एक आधिकारिक भाषा है, ठीक है। 349 में बोला गया भाषा संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी। 350 में देखो, 350 में क्या बोला गया है? 350 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक, 350 में कोई भी नागरिक कोई भी भाषा में, कोई भी नागरिक कोई भी भाषा में अपना कंप्लेन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को, जैसे भारत सरकार को अगर कंप्लेन करना है तो कर सकता है, राज्य सरकार को करना है तो कर सकता है, या कोई भी बॉडी को कर सकता है किसी भी भाषा में। कोई भी भाषा में, कोई भी भाषा में कर सकता है। अगर उसको तामिल आता है और वो बिहार में कंप्लेन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो भाषा को ट्रांसलेट करे, लेकिन वो कर सकता है अपनी भाषा में। तो 350 में बोला गया है, ठीक है। 350 के देखो ए में, 350 के ए में, 350 के ए में मातृभाषा पे जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक जो शिक्षा होगा, शिक्षा, शिक्षा जो होगा, शिक्षा जो होगा, शिक्षा जो होगा, प्राथमिक शिक्षा जो होगा वो मातृभाषा में होगा। क्या होगा? मातृभाषा में, मातृभाषा में होगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में किया जाएगा, ठीक है। ये 350 के ए में है, मतलब मातृभाषा में शिक्षा देने का अनिवार्य किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो कर सकता है। 350 के देखो बी में, 350 के बी में, 350 के बी में कहा गया है कि जो भी स्पेशल ऑफिसर होंगे, मतलब भाषाई भारतीय अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त करेंगे, ठीक है। अधिकारी नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये 350 के बी में कहा गया है। और 351 में देखो, 351 में कहा गया है, 351 में हिंदी भाषा का विकास। 350, 351 में क्या है? 351 में स्पेशली हिंदी भाषा को विकास के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा लैंग्वेज है। 343, 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगा। 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाएगा राष्ट्रपति। 345 में राज्य की भाषा चुन सकता है, कोई भी राज्य की भाषा चुना जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, एक से या दो से। फिर 348 में कहा गया है, 348 में, 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भाषा इंग्लिश होगा। 348 में, ठीक है, 348 में, 348 में, यहाँ तक क्लियर। 348।
फिर 350 में बोला गया है कि कोई भी भाषा में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, परमिशन मतलब कंप्लेंट दायर कर सकता है। और 350 के ए में बोला गया है प्राथमिक शिक्षा की बात किया गया। और 350 बी में अल्पसंख्यक और 351 में हिंदी। तो ये सब भाषा का अनुच्छेद है जो पूछित रहता है एग्जाम। ठीक है। देखो क्या बोला गया है, देखो फिर से 343, 343 में संघ की भाषा, संघ की भाषा। और संघ की भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी है संघ की भाषा, हिंदी मातृभाषा जिसको बोला जाता है। 344 में बोला गया है कमीशन बनेगा, राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है। 344 में, 344 में। ठीक है। 344 में। ठीक है। 344 में, 344 में क्या बोला गया है? कमीशन। 344 में। ठीक है। सं, मतलब ना 344 में बोला गया है कि अधिकारक भाषा पर आयोग बनेगा और संसदीय समिति होगा। फिर बोला गया 345 में, 345 में राज का भाषा होगा। राज का, राज का भाषा, राज का भाषा। ठीक है। 345 में। और 346 में बोला गया है केंद्र और राज्य के बीच जो भी भाषा होगा ना वो, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो भाषा होगा हिंदी अंग्रेजी जो चाहे। और 348 में कौन सा भाषा होगा? सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। अब इंग्लिश है, वो भी स्पेशली इंग्लिश इसका हो, आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। ठीक है। 350 में कोई भी कंप्लेन कर सकता है कोई भी भाषा में। 350 के ए में मातृभाषा में, और 350 के बी में, 350 के बी में, 350 के बी में अल्पसंख्यक, और 351 स्पेशली हिंदी। तो यहाँ तक हम लोगों ने भाषा अच्छे से पढ़ लिया। आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होती है? राजकोषीय घाटा होती है ब्याज नहीं, कुल बजट कुल प्राप्ति, ये होती है। ठीक है। कुल बजट कुल प्राप्ति, सॉरी सॉरी, हाँ ये हो गया ना। कुल बजट, कुल बजट नहीं नहीं, राजकोषीय घाटा, वो राजकोषीय घाटा है ना। राजकोषीय घाटा होती है प्राथमिक घाटा प्लस प्राथमिक ब्याज, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। राज राजकोषीय घाटा, ओ हाँ हाँ हाँ, ये होती है। ठीक है, सही है। राजको प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। राजकोषीय घाटा वो होती है, देखो राजकोषीय घाटा जनरली होती है सरकार का जो भी कुल व्यय हुआ और कुल आय के बीच का अंतर को दर्शाता है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ब्याज इसके टर्म में दिया गया, तो क्या हो जाएगा? देखो पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो राजकोषीय, राजकोषीय घाटा, घाटा बराबर होती है प्राथमिक, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज, ब्याज भुगतान, भुगतान। तो अगर हम प्राथमिक घाटा निकालेंगे यहां से, तो प्राथमिक घाटा यहां से निकालेंगे तो क्या होगा? राजकोषीय
घाटा में से माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान को। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है। जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से है? तो ये है समुद्रगुप्त थे। समुद्र सॉरी सॉरी जूनागढ़ की है ना, वो सॉरी सॉरी रुद्रदामन, रुद्रदामन की है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की है। देखो, जूनागढ़ अभिलेख में ही जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, वो विशेष रूप से संस्कृति में लिखी गई, संस्कृति में लिखी गई भारत का प्रथम अभिलेख है। भारत का भारत का प्रथम प्रथम अभिलेख है। अभिलेख है भारत का प्रथम अभिलेख है। भारत का प्रथम अभिलेख है। भारत का प्रथम लिखे इसी अभिलेख में इसी अभिलेख में रुद्र रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का कौन सा ये क्या बोलते हैं, सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है इसी में, इसी इसी अभिलेख में, ठीक है। सुदर्शन झील के द्वारा, किसके द्वारा? सनन गुप्त के जो सकनन गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के सुदर्शन झील के उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? रुद्रदामन। किस शासक है? तो रुद्रदामन। और भी है, गुफा अभिलेख है कलिंग के राजा खारवेल का है। और एहोल अभिलेख पुलकेश द्वितीय। ए, 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 एहोल 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 अभिलेख एहोल अभिलेख जो है वो है पुलकेश द्वितीय। पुलकेश द्वितीय के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और प्रयाग, देखो ये जो है ना, ये स्तंभ प्रयाग का है, प्रयाग का। प्रयाग प्रस्तिप प्रयाग स्तंभ लेख का है। स्तंभ स्तंभ लेख का, ठीक है। देवपोड़ा जो है ना, वो बंगाल के हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ये पाल वंश के संस्थापक जो था ना, गोपाल, वो बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। इन्होंने ओदनपुरी महाविद्यालय नालंदा की स्थापना किया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आधुनिक रूप से भागलपुर जिला में स्थित है। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। जो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो अभी उधर है, पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये जापान ने किया था, तभी यहां से भाग लिया था अमेरिका ने। तो 41 के सी, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ने, तो पर्ल हार्बर जापान ने आक्रमण किया। हार्बर घटना, ये घटना पता है कब का था? ये है 7 दिसंबर 1941 में ये घटना घटी थी। तो इसी के बीच में 7 दिसंबर, देखो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हमला किया। और फिर 8 दिसंबर 1941 को इसी के कारणवश से ये क्या बोलते हो, अमेरिका जो है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यही था कि जर्मनी का जो पोलैंड पर 1 दिसंबर 1943 का आक्रमण था, जर्मनी का पोलैंड पर।
और द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच 6 वर्षों तक चला था। इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम से उड़ाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ना, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ये भी पूछा जाता है। कौन था? फ्रैंक फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। ये था यूएसए का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने कर लिया।